दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड उनके एसेसरीज और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो दोस्तों आपने कंट्रोल वाल्व देखा होगा इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के कंट्रोल वाल्व आते हैं। तो जो कंट्रोल वाल्व होता है कंट्रोल वाल्व के साथ में कई सारे एसेसरीज और कई सारे अलग अलग कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, तो उसी के बारे में हम समझेंगे कि कौन सा एसेसरीज का है या फिर कौन से कंपोनेंट का क्या काम होता है, क्यों यूज करते हैं और कहाँ पे किसका यूज किया जाता है। तो चलिए समझते हैं इसमें कौन कौन से एसेसरीज ज़्यादातर यूज होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि कंट्रोल वाल्व में यहाँ पे जैसे आप सामने देख रहे हैं दो दो कंट्रोल वाल्व के पिक्चर हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल वाल्व का एक तो एक्चुएटर होता है, जो कंट्रोल वाल्व में एक्चुएटर यहाँ पे दिया गया रहता है, ऊपर वाला जो रहता है वो एक्चुएटर होता है, वो एक्चुएटर रहता है। उसके बाद पोजिशनर, उसके बाद आईपी कन्वर्टर, फीडबैक ट्रांसमीटर जिसको हम पोजिशन ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, लिमिट स्विचेज, वॉल्यूम बूस्टर या फिर बूस्टर रिले, एयर लॉक रिले यानी कि ALR, सोलेनॉइड वाल्व, इक्वलाइजिंग वाल्व और एयर फिल्टर रेगुलेशन एंड लुब्रिकेटर और एयर टैंक और हैंड व्हील। तो ये सारे इसके कंपोनेंट और एसेसरीज होता है जो कि कंट्रोल वाल्व में अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसमें एसेसरीज का यूज किया जाता है। तो किसका क्या रोल होता है इसके बारे में हम समझेंगे कि क्योंकि नए लोग जो होते हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं एनी टाइम, क्योंकि अलग अलग इसका यूज देखते हैं, कहीं पे लगा होता है कहीं पे नहीं लगा होता है, तो उनको काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि कौन से कंपोनेंट कौन से एसेसरीज का क्या काम रहता है। तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो एक्चुएटर है इसके सबसे ऊपर वाला जो रहता है एक्चुएटर डायफ्राम टाइप एक्चुएटर। ऐसे एक्चुएटर अलग अलग कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमारे न्यूमेटिक टाइप के जो हमारे पोजिशन एयर ऑपरेटेड जो हमारा न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व जो आता है उनके एक्चुएटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो एक्चुएटर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायफ्राम एक्चुएटर और दूसरा आता है पिस्टन टाइप एक्चुएटर। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं एक डायफ्राम एक्चुएटर होता है, दूसरा पिस्टन टाइप एक्चुएटर होता है। तो जो डायफ्राम एक्चुएटर होता है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्चुएटर है कंट्रोल वाल्व में। मोस्टली आपको यहाँ पे डायफ्राम एक्चुएटर हर जगह आपको दिख जाएगा, जनरल नॉर्मल जो एप्लीकेशन होते हैं। और जो हैवी एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे हाई प्रेशर और हाई थ्रस्ट का जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे पिस्टन टाइप एक्चुएटर का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे राइट साइड वाला जो आप देख सकते हैं कंट्रोल वाल्व, ये हैवी वाल्व है, तो इसमें हम पिस्टन टाइप एक्चुएटर का यूज किए हैं। तो ये दो टाइप के एक्चुएटर यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक्चुएटर का क्या काम होता है, तो देखिए कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने वाला जो मेन जो इसका पार्ट जो होता है वो होता है एक्चुएटर। तो एक्चुएटर कंट्रोल वाल्व का वह पार्ट होता है जो पोजिशनर या फिर न्यूमेटिक सिग्नल जो होता है, जो न्यूमेटिक पोजिशनर से न्यूमेटिक सिग्नल जो आता है उसी उससे मिलने वाला एनर्जी जो होता है, जो न्यूमेटिक सिग्नल जो होता है उसको मैकेनिकल मूवमेंट में बदलकर वाल्व को ओपन और क्लोज कराता है। यानी कि जो पोजिशनर से जो आउटपुट सिग्नल जाता है वो एक्चुएटर पे जाता है और एक्चुएटर मूवमेंट करता है और वाल्व को ऑपरेट कराता है। यहाँ पे इसका नीचे वर्किंग प्रोसेस दिखाया गया एक्चुएटर कैसे काम करता है, तो आप इसको भी इसमें देख सकते हैं। जो पीएलसी या डीसीएस से जो हमारे 4 to 20 मिली एम्पियर जो सिग्नल आता है वो पोजिशनर पे आता है। फिर पोजिशनर जो रहता है वो सिग्नल के अनुसार 3 से 15 psi का एयर आउटपुट देता है, और वो जो 3 से 15 psi का आउटपुट एयर जो जाता है वो एक्चुएटर पे जाता है। एक्चुएटर डायफ्राम टाइप या फिर पिस्टन टाइप हो सकता है। तो उन पे जाके वो प्रेशर अप्लाई होता है, तो फिर वो एक्चुएटर जो होता है वो कंट्रोल वाल्व के स्टेम को मूव कराता है ऊपर या फिर नीचे, और फिर उससे जो वाल्व जो होता है वो ओपन और क्लोज होता है। तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। चलिए अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट्स है कंपोनेंट है वो है पोजिशनर। पोजिशनर का क्या रोल होता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए पोजिशनर जो होता है वो कंट्रोलर से मिलने वाले सिग्नल यानी पीएलसी या फिर डीसीएस से जो हम कुछ सिग्नल देते हैं, एनालॉग सिग्नल ज्यादातर जो 4 to 20 मिली एम्पियर जो सिग्नल मिलता है वो पोजिशनर पे ही आता है। और पोजिशनर जो होता है उसी मिली एम्पियर सिग्नल के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट निकालता है। 3 से 15 psi का जो आउटपुट निकालता है वो निकालता है। लेकिन मेन जो इसका काम होता है कि कंट्रोलर से मिलने वाले जो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है उसके अकॉर्डिंग जो वाल्व होता है उसको 0 से 100% के बीच में उसको ऑपरेट कराना है। यानी कि मान लीजिए आप कंट्रोल वाल्व वहाँ सॉरी कंट्रोलर से अगर आपको 50% का आप सिग्नल देते हैं वाल्व को ओपन करने के लिए, तो पोजिशनर वाल्व को ठीक 50% ही ओपन कराता है। तो ये रोल होता है पोजिशनर का। तो पोजिशनर भी जो होता है वो दोस्तों कई टाइप के होते हैं कंट्रोल वाल्व में। आपने भी देखा होगा कि अलग अलग टाइप के कंट्रोल वाल्व में पोजिशनर यूज किया जाता है। तो मेनली जो होता है वो तीन टाइप के इसमें आते हैं पोजिशनर। पहला जो होता है वो न्यूमेटिक पोजिशनर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर और तीसरा होता है स्मार्ट पोजिशनर।
तो देखिए जो न्यूमेटिक पोजिशनर जो होता है वो ओल्ड सिस्टम हो गया है। ये पहले ओल्ड सिस्टम में न्यूमेटिक पोजिशनर आता था। इसमें क्या होता था कि एक आईपी कन्वर्टर जो होता था वो अलग लगता था और एक पोजिशनर जो होता था वो अलग लगता था। अब इसको न्यूमेटिक पोजिशनर इसलिए बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको न्यूमेटिक न्यूमेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसका इनपुट भी एयर सिग्नल होता था और आउटपुट भी एयर ही होता था, इसीलिए इसको न्यूमेटिक पोजिशनर बोला जाता है। इसका इनपुट में 3 से 15 PSI का इनपुट आता है और आउटपुट में भी एयर ही जाता है, तो इसीलिए इसको न्यूमेटिक पोजिशनर बोलते हैं। ये ओल्ड सिस्टम में ज़्यादातर यूज होता था। उसके बाद इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर होता है। तो जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर से मतलब होता है कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक जो होता है इनपुट और न्यूमेटिक आउटपुट, तो इसीलिए ये हो जाता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर। और तीसरा होता है स्मार्ट पोजिशनर। तो ये स्मार्ट पोजिशनर जो होता है वो डिजिटल पोजिशनर होता है। इसमें इनपुट जो होता है इसमें भी इलेक्ट्रिकल ही रहता है, 4 to 20 mA इसमें सिग्नल रहता है इनपुट, और आउटपुट इसमें एयर सिग्नल रहता है। तो इसमें कई सारे फंक्शन होते हैं। इसमें आप सेटिंग्स कर सकते हैं, ऑटो कैलिब्रेट कर सकते हैं, इसमें फीडबैक का सिस्टम दिया गया रहता है। तो इसीलिए ये स्मार्ट पोजिशनर है। तो अभी के टाइम पे स्मार्ट पोजिशनर का ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेन जो काम था पोजिशनर, ये पोजिशनर जो था पोजिशनर इसलिए यूज किया जाता है ताकि कंट्रोल रूम से जो हम कंट्रोलर से या फिर पीएलसी डीसीएस से जो कंट्रोल वाल को जो हम कमांड देते हैं 50%, 60%, 10%, 20% ओपन करने के लिए जो हम कमांड देते हैं, तो पोजिशनर जो होता है वो इंश्योर करता है कि वाल्व जो होता है वो सिग्नल के हिसाब से उतना ओपन और क्लोज हो। तो मेन इसका रोल यही रहता है, इनपुट सिग्नल के हिसाब से कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराना है। अब नेक्स्ट जो है वो है आईपी कन्वर्टर। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जो न्यूमेटिक पोजिशनर जो होता है उसमें बाहर से सिग्नल देना रहता है, उसमें इनपुट न्यूमेटिक ही होता है आउटपुट न्यूमेटिक होता है। तो उसमें जो इनपुट सिग्नल जो आता है न्यूमेटिक पोजिशनर में वो इसी आईपी कन्वर्टर से ही आता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले के जो वाल्व होते थे उसमें अलग से एक आईपी कन्वर्टर यूज किया जाता था, उसके बाद एक पोजिशनर यूज किया जाता था। तो ये जो आईपी कन्वर्टर है, आईपी कन्वर्टर का काम ये होता है कि जो कंट्रोल रूम से जो हम कमांड देते हैं 4 to 20 mA का जो इनपुट सिग्नल मिलता था वो आईपी कन्वर्टर पे आता था। आईपी कन्वर्टर का मतलब होता है आई मतलब करंट, पी मतलब प्रेशर। यानी करंट से पी मतलब न्यूमेटिक भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है। यानी कि करंट को करंट से सिग्नल एयर सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी प्रेशर में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको आईपी कन्वर्टर बोलते हैं। तो इसका काम ये होता है कि 4 to 20 mA इलेक्ट्रिकल सिग्नल को 3 से 15 PSI न्यूमेटिक प्रेशर में बदलना। अब ये डायरेक्टली ये नहीं है कि ये करंट को उसमें न्यूमेटिक सिग्नल में बदल देता है। इसमें ऑलरेडी एक एयर का पोर्ट दिया गया रहता है, इनपुट एयर रहता है, और जितना हम 4 to 20 mA का सिग्नल जितना देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट एयर निकालता है। तो यानी 4 to 20 mA के हिसाब से 3 से 15 PSI के बीच में एयर आउटपुट निकालता है, ये आईपी कन्वर्टर होता है। तो इसका काम ये रहता है आईपी कन्वर्टर का कि जो हम कमांड देते हैं कंट्रोल रूम से 4 to 20 mA वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए, तो वो कमांड पहले आईपी कन्वर्टर पे आता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आईपी कन्वर्टर 3 से 15 PSI के एयर आउटपुट निकालता है, और वो एयर आउटपुट जो होता है वो फिर पोजिशनर पे जाता है, जो न्यूमेटिक पोजिशनर होता है उस पे जाता है, और फिर पोजिशनर उस 3 से 15 PSI इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग जो आउटपुट एयर मेन आउटपुट एयर निकालता है जो पोजिशनर को जाता है। तो ये रोल होता है यहाँ पे। अब इसका उपयोग रहता है न्यूमेटिक एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए, खास करके न्यूमेटिक पोजिशनर के साथ। अब नेक्स्ट जो है वो है पोजीशन ट्रांसमीटर या फिर फीडबैक पोजीशन, जो फीडबैक देने के लिए रहता है। जो कंट्रोल वाल जो होता है उसमें 4 to 20 mA पर जो सिग्नल देते हैं तो वाल्व तो ऑपरेट हो जाता है, लेकिन फिर उसका फीडबैक भी लेना होता है कि वाल्व जितना हम दिए थे उतना ऑपरेट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो वो इंश्योर करने के लिए एक पोजीशन ट्रांसमीटर या फिर फीडबैक ट्रांसमीटर लगाया जाता है। तो इसका रोल ये रहता है, देखिए पोजीशन ट्रांसमीटर का मुख्य कार्य होता है काम होता है कि कंट्रोल वाल्व का जो एक्चुअल पोजीशन होता है, जैसे हमने कंट्रोल वाल्व को 50% का कमांड दिया कि 50% ओपन होना चाहिए, तो वाल्व 50% ओपन हुआ, इसको इंश्योर करने के लिए यही पोजीशन ट्रांसमीटर का यूज किया जाता है। ये इसमें एक पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है इसको फीडबैक के लिए। इसमें एक इसका कैम रहता है जो कनेक्टेड रहता है इसका स्टेम से, तो जब ये मूवमेंट करता है तो ये भी रोटेट करता है इसके अंदर, तो ये उसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद इसको एनालॉग सिग्नल में आउटपुट देता है। यानी कि 4 to 20 mA या फिर 1 से 10 वोल्ट के बीच में ये सिग्नल को आउटपुट देता है, कंट्रोल रूम में इसका फीडबैक देता है। तो इसका मेन रोल यही रहता है कि जो पोजीशन ट्रांसमीटर का कि जो हमारा वाल्व है, वाल्व का जो एक्चुअल पोजीशन है उसका फीडबैक देना कंट्रोल रूम में।
इसीलिए इसको बोलते हैं पोजीशन ट्रांसमीटर, यानी कि जो कंट्रोल वाल्व का जो पोजीशन है उसको ट्रांसमिट करता है। तो देखिए होता क्या है कि जो पोजीशन ट्रांसमीटर जो होता था वो स्मार्ट पोजीशनर में पहले से ही पोजीशन सेंसर लगा होता है। जो हमारे आजकल के जो स्मार्ट पोजीशनर आते हैं उनमें इनबिल्ट रहता है ये पोजीशन सेंसर, और वो जैसे ही कमांड देते हैं ऑपरेट होता है तो फीडबैक भी साथ साथ में वो डिटेक्ट करते रहता है और आउटपुट देता रहता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अलग पोजीशन ट्रांसमीटर तभी लगता है जब न्यूमेटिक पोजीशनर लगा हो, या फिर पुराने सिस्टम में जो होता है, जैसे पुराने सिस्टम में क्या रहता था कि अलग से पोजीशन फीडबैक चाहिए होता था, उसमें भी पोजीशन ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ता था। तो वैसे केस में कि मान लीजिए आपका जो पोजीशनर है उसमें अगर पोजीशन फीडबैक वाला सिस्टम अगर नहीं दिया है तो उसमें आपको अलग से एक पोजीशन ट्रांसमीटर लगाना होता है वाल्व का एक्चुअल पोजीशन का आउटपुट लेने के लिए। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व में यहाँ पे रेड सर्कल में एक पोजीशन ट्रांसमीटर लगाया हुआ है और इसका ये लिंक है स्टेम के साथ में। जैसे स्टेम वो अप डाउन होगा तो इसका ये कैम जो होगा वो भी अप डाउन होगा और इसको मूवमेंट कराएगा। तो ये उसके अकॉर्डिंगली ये आउटपुट जनरेट करेगा 420 मिली एम्पियर में या फिर 1 से 10 वोल्ट के बीच में। तो ये रहता है पोजीशन ट्रांसमीटर। अब नेक्स्ट जो है वो है लिमिट स्विचेज। अब दोस्तों बहुत सारे कंट्रोल वाल्व में आपने देखा होगा कि लिमिट स्विच लगा गया रहता है, वहां पे पोजीशन ट्रांसमीटर नहीं लगता है, या फिर कभी कभी पोजीशन ट्रांसमीटर भी रहेगा और साथ साथ में लिमिट स्विच भी दे दिया गया रहता है। तो होता क्या है कि जैसे वाल्व फुली ओपन और फुली क्लोज का फीडबैक लेने के लिए हम लिमिट स्विच का यूज करते हैं। अगर वाल्व हमारा फुली ओपन हो जाता है तो ओपन का फीडबैक के लिए ओपन लिमिट स्विच लगा रहता है, और अगर फुली क्लोज होता है तो फुल क्लोज का फीडबैक देने के लिए क्लोज लिमिट स्विच का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो खास करके जो ऑन ऑफ टाइप के जो वाल्व होते हैं जिनको हम फुली ऑन करना रहता है या फिर फुली ऑफ करना रहता है, तो उस केस में हम लिमिट स्विच का यूज करते हैं फीडबैक के लिए। तो ये लिमिट स्विच हो गया। नेक्स्ट है वॉल्यूम बूस्टर या फिर बूस्टर रिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहाँ समझने वाले, काफी कंफ्यूजन इसी में होता है कि ये क्या चीज होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कंट्रोल वाल्व है, राइट साइड में पिक्चर में आप देखेंगे तो कंट्रोल वाल्व है। इस कंट्रोल वाल्व में रेड सर्कल के अंदर यहाँ पे दो इक्विपमेंट आपको छोटे छोटे दिख पा रहे होंगे, ये इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बूस्टर। तो वॉल्यूम बूस्टर है, यहाँ पे देखेंगे यही वॉल्यूम बूस्टर वहाँ पे यूज किया गया है। तो ये वॉल्यूम बूस्टर है। वॉल्यूम बूस्टर का क्या काम होता है चलिए उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए होता क्या है कि नॉर्मली जो छोटे छोटे जो हमारे कंट्रोल वाल्व होते हैं, छोटे एप्लीकेशन में जो स्मॉल एप्लीकेशन में जो कंट्रोल वाल्व जो यूज किया जाता है, उसको डायरेक्टली हम पोजिशनर से जो एयर निकलता है वो एक्चुएटर को जाता है तो पोजिशनर उसको डायरेक्टली ऑपरेट करा देता है। लेकिन जब हमारे कंट्रोल वाल्व बड़े होते हैं, खास करके जो पिस्टन टाइप के एक्चुएटर वाले जो वाल्व होते हैं, बड़े बड़े हैवी एप्लीकेशन में जो कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, तो उसको जो ऑपरेट करते हैं तो जो पोजिशनर से जो एयर आउटपुट निकलता है एक्चुएटर में जाता है, तो वो उतना फास्ट उसको नहीं ऑपरेट करा पाता है क्योंकि हैवी रहता है और उसको ऑपरेट कराने में टाइम लगता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि एक पोजिशनर से एक्चुएटर के बीच की जो ट्यूबिंग होती है, एयर की लाइंस होती है, उनमें एक पोजिशनर वॉल्यूम बूस्टर का यूज किया जाता है जो कि एयर की वॉल्यूम को बूस्ट कर देता है और बूस्ट करके एयर को जो होता है वो एक्चुएटर में देता है ताकि वो फास्ट ऑपरेट हो, उसका फास्ट रिस्पांस हो, एक्चुएटर हमारा जल्दी वाल्व को ऑपरेट कराए। तो यहाँ पे देखेंगे समझेंगे, इसमें तो आपको पूरा सर्किट समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वाले में देखेंगे कि यहाँ पे जो एयर का जो आउटपुट जाता है, आपको हम देखिए होता क्या है कि जो पोजिशनर होता है, पोजिशनर अगर मान लीजिए एयर की जो आउटपुट निकालता है वो डायरेक्ट एक्चुएटर में जाता है। लेकिन इस केस में क्या करते हैं कि जो मेन एयर सप्लाई जो है, एएफआर से जो सप्लाई निकलता है, एएफआर से एक सप्लाई जो जाता है वो पोजिशनर पे चला जाता है और वहीं से एक और कनेक्शन लेके एएफआर के बाद से हम उसमें दे देते हैं वॉल्यूम बूस्टर में। वॉल्यूम बूस्टर में 3 पोर्ट रहता है, एक एयर का सप्लाई वाला, एक एयर का आउटपुट वाला और एक एयर का सिग्नल वाला, इनपुट सिग्नल के लिए जो कि पोजिशनर से आता है। तो जहाँ पे हम वॉल्यूम बूस्टर यूज करते हैं तो जो पोजिशनर से जो आने वाला जो एयर का जो सप्लाई होता है जो पहले डायरेक्ट एक्चुएटर में चला जाता है, जब हम वॉल्यूम बूस्टर यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि पोजिशनर से आने वाला जो एयर का जो सप्लाई होता है वो वॉल्यूम बूस्टर पे आता है। जैसे कि यहाँ पे समझेंगे, ये देखिए ये पोजिशनर है, पोजिशनर का जो एयर आउटपुट निकल रहा है, ये एयर आउटपुट यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर का इनपुट सिग्नल बन जा रहा है। ये डायरेक्ट एक्चुएटर में नहीं जा रहा है, इसका इनपुट सिग्नल बन गया है। और ये जो वॉल्यूम बूस्टर है इसमें एक अलग से एयर का सप्लाई दिया हुआ है, इसमें एयर का सप्लाई का इनपुट और ये आउटपुट। जैसे जितना ये ज़्यादा इसमें आप मान लीजिए 420 मिली एम्पीयर का जितना आप कमांड देंगे
उसी हिसाब से 3 से 15 psi का ये एयर आउटपुट निकालेगा पोजिशनर। और इसका जो 3 से 15 psi का जो एयर आउटपुट जाएगा वो वॉल्यूम बूस्टर का इनपुट सिग्नल बनेगा। तो ये वॉल्यूम बूस्टर पे जितना प्रेशर आपका 3 से 15 psi के बीच का जितना प्रेशर इस पे मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम बूस्टर जो होता है ये मेन वाली एयर सप्लाई जो है उसको पास कराएगा। तो इसमें फायदा ये रहता है कि ये मेन एयर सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। तो ये इसका एयर का जो फ्लो होता है उसको बूस्ट कर देता है, एयर का जो वॉल्यूम रहता है उसको बूस्ट करके आउटपुट निकलता है और ये एक्चुएटर को देता है। तो उससे एक्चुएटर जो होता है वो फास्ट ऑपरेट होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात रहती है कि जो वॉल्यूम बूस्टर जो रहता है या फिर बूस्टर रिले जो रहता है वो एयर का फ्लो बढ़ाता है, एयर का प्रेशर को नहीं बढ़ाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना रहता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये वॉल्यूम बूस्टर है। इस टाइप का देखने वाला जो इक्विपमेंट होता है वो वॉल्यूम बूस्टर होता है। इसका काम होता है वॉल्यूम, एयर की वॉल्यूम को बूस्ट करना या फिर एयर का फ्लो बढ़ाना। और इसलिए बढ़ाता है कि जो बड़े न्यूमेटिक एक्चुएटर का जो चेंबर होता है वो बड़ा होता है और यदि केवल हम पोजिशनर से अगर उसको हम जब ऑपरेट करते हैं तो एयर फ्लो कम हो जाता है और एयर फ्लो कम होने के कारण वाल्व जो होता है वो धीरे धीरे ओपन और क्लोज होता है। तो हमारा प्रोसेस धीमा हो सकता है। तो इसीलिए उसको एक्चुएटर को फास्ट ऑपरेट करने के लिए एक पोजिशनर और जो एक्चुएटर आता है उसमें एयर लाइन के बीच में वॉल्यूम बूस्टर का यूज किया जाता है। वॉल्यूम बूस्टर क्या करता है, डायरेक्ट एयर सप्लाई उसको अलग से दिए गए रहते हैं। तो जैसे जैसे उसको इनपुट सिग्नल मिलता है उस अकॉर्डिंगली वो एयर को फास्टली और उसका वॉल्यूम को बूस्ट करता है और फास्ट ऑपरेट कराता है, ज़्यादा मात्रा में एयर की सप्लाई को लेके और एक्चुएटर को ऑपरेट करा देता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि देखिए वाल्व का जो स्ट्रोक टाइम होता है वो कम हो जाता है, यानी कि फास्ट ऑपरेट होता है। लार्ज एक्चुएटर तेजी से ऑपरेट होता है, रिस्पांस टाइम कम हो जाता है, यानी कि ऑपरेट होने के जो टाइम होता है वो बेहतर हो जाता है और प्रोसेस कंट्रोल तेज और स्टेबल होता है। तो ये फायदा होता है वॉल्यूम बूस्टर है या फिर बूस्टर रिले यूज करने का। अब अगला जो एसेसरीज है या फिर कंपोनेंट जो है वो है एयर लॉक रिले यानी कि लॉकअप रिले। कहीं कहीं पे इसको लॉकअप रिले भी बोलते हैं या फिर एयर लॉक रिले भी बोलते हैं। तो बहुत सारे कंट्रोल वाल्व में आपने देखा होगा कि एक एयर लॉक रिले का यूज किया जाता है। यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे हमने यहाँ पे सर्कल किया है, येलो सर्कल के बीच में ये एक एयर लॉक रिले का यूज किया गया है। अब ये एयर लॉक रिले जो होता है इसका क्या काम होता है, कहीं कहीं पे इस टाइप के भी आपको देखने को मिलेंगे एयर लॉक रिले। तो एयर लॉक रिले क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए एयर लॉक रिले या फिर लॉकअप रिले जो होता है वो एक न्यूमेटिक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि कंट्रोल वाल्व में सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसका मुख्य काम होता है कि इंस्ट्रूमेंट एयर जो सप्लाई होता जो है कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए उस एयर सप्लाई के फेल होने पे जो एक्चुएटर के अंदर जो मौजूद एयर जो है, एयर प्रेशर जो है उसको लॉक कर देना ताकि कंट्रोल वाल्व अपनी जो लास्ट पोजीशन है उस पे स्टेबल रहे बने। जैसे मान लीजिए आपका कंट्रोल वाल्व है, एक एयर सप्लाई से ऑपरेट हो रहा है, अचानक एयर का जो आपका सप्लाई था वो किसी वजह से फेल हो गया, कहीं से बंद हो गया, एयर सप्लाई आना बंद हो गया या फिर कम हो गया। तो उस केस में एयर लॉक रिले जो होता है वो कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर के अंदर जो एयर गया रहता है उसको लॉक कर देता है ताकि वो बाहर ना निकल पाए। तो इससे फायदा ये होता है कि जो एक वाल्व जो होगा वो जिस पोजीशन में होगा लास्ट टाइम पे एयर फेल होने के पहले जिस पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में वो लॉक हो जाता है। फिर बाद में जब एयर की सप्लाई जो होता है रिकवर होता है तो फिर कंट्रोल वाल्व नॉर्मल हो जाता है, एयर लॉक रिले फिर से फ्री हो जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है एयर लॉक रिले की? तो देखिए कुछ क्रिटिकल प्रोसेस में जैसे कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल होता है। तो उस क्रिटिकल पोजीशन में अगर प्रोसेस में मान लीजिए कि आपका इंस्ट्रूमेंट एयर अगर अचानक से फेल हो जाएगा तो वाल्व जो होगा वो तुरंत या तो ओपन होने लगेगा या फिर क्लोज होने लगेगा। तो जो हमारे प्लांट होंगे वो किसी क्रिटिकल समझ प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लॉकअप रिले या फिर एयर लॉक रिले जो होता है वो एक्चुएटर की एयर सप्लाई को लॉक कर देता है ताकि वाल्व जहाँ पे है वहीं रुक जाए एयर फेलियर के समय। अब देखिए ये एयर लॉक रिले जो है अब ये काम कैसे करता है। देखिए होता क्या है कि इसमें एक सेट पॉइंट रहता है। मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर की जो सप्लाई है वो 6 kg का है यानी कि 6 बार का है। तो इसका इनपुट्स में हम यहाँ पे 3 पोर्ट रहता है, इसमें एक सेट पॉइंट रहता है। इसमें हम ऊपर में सेट पॉइंट रहता है, स्प्रिंग लोडेड सेट पॉइंट रहता है। आप इसको हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको सेट पॉइंट को एडजस्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 5 kg हम इसमें सेट करते हैं कि मान लीजिए 5 kg से कम हमारा सप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इस एयर लॉक रिले को हम 5 kg पे इसको सेट कर देंगे, इसको ऊपर से एडजस्ट करके घुमा के सेट किया जाता है। हम इसको 5 kg पे सेट कर देंगे। अब होता क्या है कि ये 5 kg को ये सेंस करते रहता है
देखेंगे यहाँ पे एक अलग से पोर्ट दिया रहता है मेन सप्लाई। अगर जो इंस्ट्रूमेंट एयर का जो मेन सप्लाई रहता है वो भी यहाँ से एक तरफ से ऊपर की तरफ से दिया गया रहता है। उसके बाद जो पोजिशनर से जाने वाली जो सप्लाई होती है जो एक्चुएटर को जाती है, उस एयर लॉक रिले से होते हुए जाती है। इसमें एक साइड से इन होता है, दूसरे साइड से आउट होता है। तो ये एक प्रोसेस लाइन रहता है और एक इसमें मेन एयर लाइन की सप्लाई दी गई रहती है जो मेन एयर का प्रेशर होता है। अब ये उसको सेट पॉइंट जो रहता है, जब हम सेट किए गए रहता है तो उसको डायरेक्टली ये उतना, अगर जब उस प्रेशर जो रहता है उस सेट पॉइंट से जब ज़्यादा रहता है तब तक ये एयर लॉक रिले जो होता है वो नॉर्मल रहेगा। और ये जो प्रोसेस कनेक्शन रहेगा मेन एयर लाइन, ये जो एक्चुएटर को जाने वाली जो लाइन रहेगी वो ओपन रहेगी। अब जैसे ही एयर की सप्लाई अगर इस सेट पॉइंट से कम होता है तो उस कंडीशन में जो एयर लॉक रिले जो रहता है, ये जो इनपुट और आउटपुट की जो लाइन रहती है इनको ब्लॉक कर देता है, तुरंत क्लोज कर देता है। और क्लोज कर देने से क्या होता है, एक एक्चुएटर का जो एयर होता है वो लॉक हो जाता है वो और बाहर नहीं निकलता है और वाल्व जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में रुक जाता है। तो ये वजह होता है एयर लॉक रिले यूज करने का। चलिए नेक्स्ट समझते हैं सोलेनॉइड वाल्व। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी सोलेनॉइड वाल्व का भी एक अलग से एक सोलेनॉइड वाल्व यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट एयरलाइन में। तो उसका यूज क्यों किया जाता है? तो देखिए कंट्रोल वाल्व में जो एयर सप्लाई जो होती है, जो इंस्ट्रूमेंट एयर की जो सप्लाई होती है, उसमें एएफआर के बाद कहीं कहीं पे एक सोलेनॉइड वाल्व का यूज किया जाता है। तब सोलेनॉइड वाल्व का यूज करने का मेन कारण होता है फेल सेफ फंक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। अब ये फेल सेफ फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कि जब कोई पीएलसी या फिर जो ईएसडी यानी कि इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम से इमरजेंसी ट्रिप या फिर शटडाउन सिग्नल अगर मिले, तो सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वो तुरंत इंस्ट्रूमेंट एयर जो सप्लाई होता है उसको तुरंत बंद कर देता है, यानी कि आइसोलेट कर देता है या फिर उसको बाहर निकाल देता है। तो इससे होता क्या है कि जो न्यूमेटिक एक्चुएटर जो होता है वो वाल्व को उसकी जो पहले से निर्धारित जो पोजीशन होता है, फेल से पोजीशन जो होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि फेल टू ओपन, फेल टू क्लोज जो हमारे कंट्रोल वाल्व आते हैं, फेल से जो एक्शन होता है, अगर जो पहले से इसमें डिजाइन किया गया है कि किसी प्रोसेस लाइन में हमारा कोई कंट्रोल वाल्व लगा है और उसमें फेल सेफ पोजीशन की सेट किया गया कि अगर एयर सप्लाई फेल होने पे वाल्व ओपन हो जाना चाहिए या फिर वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए, तो पहले से डिसाइड रहता है एक्चुएटर। तो अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी के कंडीशन का सिग्नल अगर मिलता है इसको कंट्रोलर को या फिर पोजिशनर को, तो एक्चुअली वो मिलता तो है कंट्रोलर को ही। अगर इमरजेंसी का कोई सिग्नल मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सोलेनॉइड वाल्व जो रहता है इसको कमांड मिल जाता है। जब इसको कमांड मिलता है तो ये सोलेनॉइड वाल्व तुरंत एयर की सप्लाई को क्लोज कर देता है या फिर आइसोलेट कर देता है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारा जो वाल्व होता है वो फेल सेफ कंडीशन में चला जाता है, यानी कि या तो फिर क्लोज हो जाएगा या फिर फुली ओपन हो जाएगा। जो आप कंडीशन इसमें पहले से सेट किया गया होगा, फेल टू ओपन होगा तो एयर फेल होने पे ओपन हो जाएगा, अगर फेल टू क्लोज होगा तो एयर फेल होने पे क्लोज हो जाएगा। तो सोलेनॉइड वाल्व यूज करने का मेन पर्पज होता है वाल्व को फेल सेफ जो फंक्शन होता है वो प्रोवाइड कराना है। अब नेक्स्ट है इक्वलाइजिंग वाल्व। अब दोस्तों कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि जो एक्चुएटर होता है कंट्रोल वाल्व को, एक्चुएटर का ओपन साइड और क्लोज साइड दोनों साइड्स के बीच में एक अलग से ट्यूबिंग की गई रहती है और बीच में एक छोटा सा एक वाल्व का यूज कर दिया जाता है, दोनों को कनेक्ट किया गया रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं इक्वलाइजिंग वाल्व, यानी कि इक्वल करने के लिए। तो अब इसका एक क्या यूज होता है इसको हम समझते हैं। कहीं बहुत जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा ये सारे वाल्व इक्वलाइजिंग वाल्व। देखिए डबल एक्टिंग एक्चुएटर जो होते हैं उनमें इक्वलाइजिंग वाल्व यूज किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है मैनुअल ओवरराइड और सेफ्टी। यानी कि जब एयर सप्लाई अगर फेल होती है या फिर मेंटेनेंस करना होता है तब इस वाल्व को ओपन करके एक्चुएटर के दोनों तरफ के प्रेशर को इक्वल किया जाता है, यानी कि बराबर कर दिया जाता है। इससे होता क्या है कि सिलेंडर का जो एयर लॉक जो होता है वो खत्म हो जाता है और हम हैंडव्हील के जरिए वाल्व को आसानी से और मतलब सेफ्टी के साथ में उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए ये इक्वलाइजिंग वाल्व लगाया जाता है ताकि मेंटेनेंस के टाइम पे इसके दोनों प्रेशर को इक्वल कर दिया जाए ताकि वाल्व जो है वो इजीली आप मैनुअली इसको ऑपरेट कर सकें। चलिए नेक्स्ट है एयर फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। तो ये देखेंगे यहाँ पे एक सिस्टम जो लगा रहता है जब हमारी मेन एयर सप्लाई जो आती है पहले यहाँ पे आके कनेक्ट होती है, तो इस यूनिट को हम बोलते हैं AFR या फिर कहीं कहीं पे FRL भी बोलते हैं, यानी कि फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर। और कहीं कहीं पे AFRL भी बोलते हैं, यानी कि एयर फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। तो ये एक लगा रहता है और इसके बाद एयर का आउटपुट जो निकलता है
वो फिर अलग अलग जगहों पे जाता है, जैसे कि हमारे पोजिशनर में इनपुट सिग्नल मिलता है वहाँ पे जाता है, या फिर कहीं और जब वॉल्यूम बूस्टर लगा रहता है तो वॉल्यूम बूस्टर में डायरेक्टली जाता है। तो जो AFR या फिर AFRL यूनिट जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एयर AFR अगर है तो एयर फिल्टर रेगुलेटर, अगर FRL है तो यानी कि एयर फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। इसका काम क्या होता है कि जो मेन हमारे इंस्ट्रूमेंट एयर जो आती है यहाँ से, इसको एयर को फिल्टर करना, पहले फिल्टर करता है ताकि उसमें के जो डस्ट पार्टिकल और कुछ कचरा जो है उसको फिल्टर कर ले, और फ्रेश एयर को आगे भेजता है। उसके बाद होता है रेगुलेटर। इसी के ऊपर एक रेगुलेटर यहाँ पे देखेंगे, ये रेगुलेटर दिया गया रहता है ताकि जितनी हमें एयर की प्रेशर की ज़रूरत है उसको रेगुलेट करके हम सेट कर देते हैं। जैसे अगर इनपुट में हमारे यहाँ पे अगर 8 केजी का प्रेशर आ रहा है, अगर हमें आउटपुट में 6 केजी ही चाहिए या फिर 4 केजी चाहिए, तो हम रेगुलेटर से एडजस्ट करते हैं, उसको रेगुलेट कर देते हैं और आउटपुट में इसके हमारे रिक्वायर्ड प्रेशर ही जाता है। तो ये ऊपर हो गया रेगुलेटर, ये इसको रेगुलेट करने के लिए एयर को। उसके बाद एक अगला जो इसमें सिस्टम इसमें अटैच जो रहता है वो होता है लुब्रिकेटर। इसमें एक लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज किया जाता है जो एयर को लुब्रिकेट करता है, और वो लुब्रिकेटेड एयर जाता है तो वाल्व जो होता है वो स्मूथली ऑपरेट होता है। तो ये इसका काम होता है एयर को फिल्टर करना, रेगुलेट करना और लुब्रिकेट करना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं AFRL या फिर AFRL, यानी कि एयर फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। अब नेक्स्ट है एयर स्टोरेज टैंक। तो आपने देखा होगा कि जो हैवी सिस्टम में जो कंट्रोल वाल यूज किए जाते हैं या फिर बड़े बड़े जो एक्चुएटर जो होते हैं, कंट्रोल वाल जो होते हैं, उनके साथ में एक छोटा सा एयर स्टोरेज टैंक भी यूज किया जाता है जिसको एयर रिजर्वायर भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। तो इसका क्या काम होता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, जो हमें बड़े बड़े साइज के जो हमारे कंट्रोल वाल्व हैं, तो उनका एक्चुएटर बड़ा होगा, तो उसको ऑपरेट करने के लिए एयर का वॉल्यूम भी ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए एयर टैंक या फिर एयर जो रिजर्वायर है या फिर एयर स्टोरेज टैंक जो होता है, वो अपने पास एयर को स्टोरेज करके रखता है ताकि अगर कुछ टाइम के लिए अगर एयर फेल भी होता है तो उस कंडीशन में भी पर्याप्त एयर सप्लाई दे पाए यहाँ पे कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए। या फिर अगर ज़्यादा वॉल्यूम का जब ऑपरेट हो, ज़्यादा एयर वॉल्यूम का जब ज़रूरत हो, तो उस टाइम पे ये उसका जितना सफिशियंट एयर की सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करा सके। इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा एयर स्टोरेज टैंक या फिर एयर रिजर्वायर का भी हम यूज करते हैं कंट्रोल, बड़े बड़े साइज के जो हमारे कंट्रोल वाल्व है उनके साथ में। तो इसका मेन काम होता है कि वाल्व को सफिशियंट एयर प्रोवाइड कराना, वाल्व को फास्ट ऑपरेट होने के लिए जितनी आवश्यकता है एयर की, वो एयर की सप्लाई वहाँ पे देना, और एयर प्रेशर को मेंटेन रखना। एयर का जो प्रेशर है वो फ्लक्चुएट ना हो, तो उसको भी मेंटेन करना। ये इसका काम होता है इस टैंक का, एयर स्टोरेज टैंक का। अब नेक्स्ट जो एसेसरीज है वो है हैंडव्हील। तो आपने बहुत सारे कंट्रोल वाल्व देखे होंगे जिसमें ऊपर में एक हैंडव्हील भी लगा रहता है। तो अब लोगों को कंफ्यूजन हुआ रहता होगा कि जब वाल्व हमारा एयर से ऑपरेट हो रहा है तो इसमें ये हैंडल या फिर हैंडव्हील जो है वो क्यों दिया गया रहता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि देखिए, जब पोजिशनर या फिर इंस्ट्रूमेंट एयर या PLC या DCS से पावर जो मिलता है, जो इनपुट सिग्नल जो मिलता है, अगर वो फेल हो जाता है, जैसे आपसे पोजिशनर फेल हो गया, काम करना बंद कर दे, इंस्ट्रूमेंट एयर अगर फेल हो जाए किसी वजह से, या फिर PLC DCS से जो हमारा सिग्नल मिल रहा है वो अगर फेल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम हैंडव्हील की मदद से वाल्व को अपने हाथ से ओपन और क्लोज या फिर किसी फिक्स्ड पोजीशन पे ले जाते हैं। तो इसीलिए इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम यहाँ पे मैनुअल एक हैंडव्हील का यूज करते हैं कि अगर वाल्व का एयर सप्लाई फेल हो जाए, पावर फेल हो जाए, या फिर पोजिशनर फेल हो जाए, या फिर कोई और इक्विपमेंट इसका फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कुछ टाइम के लिए ये जो हैंडव्हील है इसके द्वारा हम वाल्व को ऑपरेट करके, और जो डिजायर्ड पोजीशन है उस पोजीशन पे हम इसको ऑपरेट कर लेते हैं। अब देखिए, हैंडव्हील की आवश्यकता क्यों होती है कि देखिए, होता क्या है कि कई 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 बार प्लांट में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए अगर पोजिशनर खराब हो जाए या फिर कोई और हमारा एसेसरीज खराब हो जाए जो एयर सर्किट में लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए एक्चुएटर में ही अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है, एक्चुएटर ही नहीं ऑपरेट हो रहा है, अगर डायफ्राम डैमेज हो गया या फिर पिस्टन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उस कंडीशन में उसको बाईपास करके ऑपरेट करने के लिए कमीशनिंग या फिर मेंटेनेंस चल रही है। जब कमीशनिंग किया जाता है या फिर मेंटेनेंस किया जाता है तो उस टाइम में भी इसका हैंडव्हील का यूज किया जाता है, कभी कभी पोजीशन को भी सेट करने के लिए। और वाल्व की जब टेस्टिंग करनी होती है उस दौरान भी मैनुअल हैंडव्हील की आवश्यकता होती है इसको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए। तो ये पर्पज होता है यहाँ पे हैंडव्हील यूज करने का।
तो ये सारे थे इनके कंट्रोल बॉल के पूरे कंपोनेंट और एसेसरी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सारे कंपोनेंट्स के बारे में, कि कौन सा कंपोनेंट क्यों यूज किया जाता है और इसका क्या पर्पज होता है इसका यूज करने के लिए। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर किसी पार्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए कंट्रोल बॉल से रिलेटेड, अगर कोई आपका एसेसरीज है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको समझाने का आपको प्रयास करेंगे। बाकी ये दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें जो इस फील्ड में काम करते हैं, ताकि उनके भी